चलो नेक्स्ट डालो हेडिंग, कार्बन फैमिली। ठीक है, तो नेक्स्ट डालो हेडिंग कार्बन फैमिली। तो बात करेंगे कार्बन फैमिली में, और आपको मालूम है कि 14th ग्रुप होता है ये, 14th ग्रुप। ठीक है, तो कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, एसएन होता है, पीबी होता है। ये हमारे पास में एलिमेंट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, ये एलिमेंट होते हैं। इन एलिमेंटों के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन जो होता है ये नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल। कार्बन, सिलिकॉन जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। एसएन और पीबी जो होते हैं ये मेटल होते हैं, और जीई जो होता है ये मेटलॉइड होता है, उभयधर्मी जिसको हम लोग बोलते हैं, मेटलॉइड। तो जीई जो होता है यहां पर मेटलॉइड होता है, उभयधर्मी जिसको बोलते हैं। कार्बन, सिलिकॉन जो होते हैं नॉन मेटल में काउंट किए जाते हैं, और जीई और एसएन और पीबी जो होते हैं मेटल। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो धात्विक गुण, सबसे पहला पॉइंट हम यही ले रहे हैं, मेटेलिक नेचर। धात्विक गुण, मेटेलिक नेचर जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है, और ये होता ही है, ये तो आपको पता ही होगा कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो मेटेलिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है कि इनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसको किस फेज में डिफाइन करते हैं, NS2 और NP2, इस तरीके से करते हैं। इसीलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में इंटर करता है, इसीलिए हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट ही वही, तो NS2 NP2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर होता है। अब चलते हैं, बात करते हैं रेडियाई की तरफ चलते हैं, एटॉमिक रेडियाई, परमाणुविक त्रिज्या। तो एटॉमिक रेडियाई में कोई डाउट नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉप टू बॉटम चलोगे तो एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो इंक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियाई के बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या करेगा, ये भी हमारा इंक्रीज करेगा, आयंस की जो रेडियाई होगी वो भी इंक्रीज करेगा, तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आयंस की रेडियाई भी इंक्रीज करती है। तो रेडियाई में कहां प्रॉब्लम आती है, केवल बोरॉन फैमिली में। बोरॉन फैमिली में रेडियाई को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी जगह इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बाकी जगह स्मूथ चलता है ना। या फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एंटीनाइट कॉन्ट्रैक्शन जहां होता है वहां पर ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। अब रेडियाई की जब बात की है तो मैं एक बात आपको और बता दूं, थोड़ा सा ये इसके इंटरनल बात चल रही है। देखिए, जब रेडियाई की बात करते हैं, आपको बताओ, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, एसएन होता है, पीबी होता है, ये बात तो सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। कार्बन से सिलिकॉन भी सिलिकॉन की रेडियाई बढ़ती है, सिलिकॉन से जर्मेनियम बढ़ती है, जर्मेनियम से एसएन बढ़ती है, एसएन से पीबी बढ़ती है। लेकिन पीबी में एक चीज होती है, पीबी में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ रहे हैं ना, लेंथेनाइट संकुचन। या मैंने बोला था कि वहां पर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, याद आया था, नहीं आया था, मैंने वहां भी शायद बताया था आपको, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। एफ इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, जिसके कारण से जितना इसका साइज बढ़ना चाहिए था उतना ही बढ़ नहीं पाता, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन, है ना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो होता क्या है कि जब ये बात यहां पर आ जाती है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की जब बात आती है, तो पीबी का साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाता, लेकिन फाइनली बड़ा होता है, ओवरऑल तो बड़ा होता है। जैसे ऐसे मान के चलो, यहां का डिफरेंस मान लेता हूं 10 का, यहां डिफरेंस मान लेता हूं 10 का, यहां डिफरेंस मान लेता हूं 10 का, तो यहां डिफरेंस 6 का होगा, ऐसे समझ लो।
तो ओवरऑल जितना बढ़ना चाहिए था 10 बढ़ना चाहिए था, डिफरेंस 10 का आना चाहिए था, लेकिन 10 का नहीं आया। एक जनरल सी बात मैंने बोली है, अंतर समझ में आ जाएगा तुम्हें कि अंतर जो 10 का होना चाहिए था वो नहीं है, 6 का है। इसका मतलब है जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। और इसके छोटे होने के कारण से इसकी आयरन ऊर्जा में फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है भाई? आपको पता है कि ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? रेडियाई तो बढ़ेगी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। जिसका छोटा साइज होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर बात करें, ये कार्बन हो गया, कार्बन किससे ज्यादा किसकी कार्बन ज्यादा होगा, फिर उससे कम होगा सिलिकॉन, फिर उसके बाद कौन सा होगा? जर्मेनियम। आ गया समझ? फिर कौन सा होगा? एसएन। और फिर उल्टा कौन सा होगा? बस यही बात समझाना चाह रहा था कि पीबी का बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पीबी का आकार जितना बड़ा होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण से साइज उसका छोटा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो लास्ट में पीबी का जो आयनन ऊर्जा होती है या आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एसएन से बड़ी होती है। तो आप चाहो इसको आगे लिख लो और चाहे उसको पीछे लिख लो, मतलब एसएन के बाद पीबी, पीबी जीई के बाद में पीबी, पीबी के बाद में एसएन लिख सकते। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ये डिफरेंस है, ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा। ये आयनाइजेशन एनर्जी में ये कंडीशन यहां पर आती है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम होता है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे इसका आयनाइजेशन, जैसा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है वैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा दोनों को, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट हालांकि किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। आयनाइजेशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रक्चर से डिपेंड करता है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी की जैसा ऑर्डर होता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो इजी हो जाएगा। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी और बोलो समझ में आ गया? आप कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट की टेंशन मत लेना। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो एज इट इज ही होता है, जैसा नॉर्मली होता है। ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बताओ क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? साइज का उल्टा होगा, साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। हाँ बात वही है, तो उल्टा हो जाएगा साइज का, ऐसे समझ लो, साइज का उल्टा ले लेना। क्लियर? तो साइज का उल्टा ले लोगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन। क्यों होता है? मेटेलिक नेचर। समझ में आ गया? पहले ही बता चुके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन। अब एक दो पॉइंट और देखते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम विद्युदात्मकता कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ये तो होता है। और ऊपर से नीचे की ओर अगर हम चलते हैं, साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिव हमेशा साइज के कैसा होता है? उल्टा होता है। बोलो हाँ या ना? इसका साइज छोटा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होगी, ऐसे तो बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव के कॉन्सेप्ट को अगर समझना स्टार्ट करें तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा अलग ही है यहाँ, कहानी थोड़ा सा कुछ अलग है। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है, पीबी है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है 2.5, इसकी होती है 1.8, इसकी होती है 1.8, इसकी होती है 1.8, इसकी होती है 1.9। ये लो वैल्यू बता दी। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज्यादा होती है, समझ गए? कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होती है। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और पीबी की, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन की बराबर होती है और पीबी की बड़ी।
और ये पीबी की बड़ी होना कहीं ना कहीं पर ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आयनन एनर्जी, वो सब फैक्टर यहां पर आ जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन यहां पर बहुत बड़ा झोला है यहां पर, बोल रहा ना, सब ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद एक और पॉइंट और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। नेट इज कैटिनेशन टेंडेंसी, क्या बोलते हैं उसको, संकलन गुण, संकलन गुण, कैटिनेशन टेंडेंसी, कैटिनेशन। कैटिनेशन टेंडेंसी मतलब श्रृंखला बनाना, चेन बनाना, लंबी सी चेन बनाना, उसी के साथ जुड़ के लंबी सी चेन बनाना। समझ में आ गया? आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन देखे, कार्बन से कार्बन चेन बनते जा रहे नहीं जाने, तो सबसे ज्यादा कौन सा कैटिनेशन टेंडेंसी शो करेगा? नेचुरल सी बात है, कार्बन करेगा, तो कार्बन बहुत ज्यादा करेगा, और जैसे जैसे साइज कम होगा वैसे वैसे कैटिनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो कार्बन सिलिकॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम, देखो सिलिकॉन जर्मेनियम एसएन लगभग बराबर हो जाता है। कुछ लोग थोड़ा सा ये कहते हैं कि कम हो जाता है, मैं कहता हूँ लगभग बराबर हो जाता है, या जो है वही देख लेते हैं, चलो इसको देख ही लेते हैं, चलो ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, ये वाली। तो कार्बन सिलिकॉन और जीई और एसएन जो होते हैं बराबर होते हैं, पीबी नहीं करता, पीबी नहीं करता क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर आ जाता है, तो इसलिए श्रृंखलन गुण नहीं बना पाता। श्रृंखलन समझ में आ रहा है? लंबी सी चेन बनाने का मामला बता रहा हूं मैं, आज एक साथ लगे हुए डायटोमिक फॉर्म लगा उससे मतलब नहीं है, लंबी सी चेन बनाने की, और लंबी सी चेन हमेशा नॉन मेटल बनाते हैं। ठीक है, लंबी सी चेन हमेशा नॉन मेटल्स ज्यादा बनाते हैं, बड़े बड़े बनाते हैं, कार्बन के आपने देखा होगा नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये मैंने कुछ बातें यहाँ पर बता दी है। चलो आगे बात करते हैं, अब इसी पॉइंट पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट शेडिंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखते जाओ। ठीक है, आज अपन काफी चीजें कवर करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसा कि बोरॉन फैमिली में था। वहां पर हमने दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखे, यहां पर भी दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे। वहां दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट थे, यहां भी थे। अब वहां क्या था, आपको देखा होगा +1 और +3 था, तो यहां पर कौन सा होता है? यहां पर देखो, अब आप देखो इससे NH2 NP2, अब आप समझ में आ गया। पहले इस दो का प्रयोग करोगे, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू, S के थ्रू स्टेबल हो जाएगा, तो पहली वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी? +2। अरे होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया? पहला हो गया +2, और दूसरी बात है अगर चारों ले लोगे तो कौन सा हो जाएगा? +4। क्लियर है? तो यहां लेते हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb। अब आप सोच के बताओ बच्चों, पीबी में कितना होगा? +2 +4 दोनों होगा, होगा कि नहीं होगा? यहां पर भी क्या होगा बच्चों? +2 +4 होगा, यहां भी क्या होगा? +2 +4। SI में क्या होता है? +4 ही होता है, +2 नहीं होता। SI में +4 ही होता है। ठीक है, और कार्बन में क्या होता है? +4 भी होता है, -4 भी होता है, और +2 भी होता है। समझ में आया नहीं है? +4, लेकिन ये +2 अलग है, वो कंबाइंड फॉर्म अलग है, ये आयनिक फॉर्म में है, ये वो किस में है? ये कोवेलेंट फॉर्म में। इसका एग्जांपल देता हूं, चलो याद आ जाएगा, CO। अरे CO वाला है ना, तो कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला +2 मत समझ लेना, हाँ होता जरूर है +2। और +4 -4, तो उसके देखो +4 -4 का एग्जांपल देखो, CH4 H, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है तो कार्बन पे नेगेटिव हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और CCl4 ले लोगे तो, अब आया समझ में? लेकिन तुम अभी कौन सा जनरल करोगे? प्लस, तो यहां ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो आपके पास में हो जाएगा सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम SnPb, जर्मेनियम +2 +4, SN +2 +4, Pb +2 +4। आ गया? अब इसी में एक काम कर लेते हैं,
स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देख लेते हैं, चलो आगे देखते हैं। लिख लिया भाई, हो गया। चलो अब यहां पर देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी में याद करो, मैंने आपको सिखाया है कि +2 स्टेबिलिटी की जो होती है वो बढ़ेगी ऊपर से नीचे की ओर, अरे हाँ या ना, और +4 स्टेबिलिटी घटेगी। ये चीज मैंने सिखा चुका हूं आपको कि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है और कम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ज्यादा ऑक्सीडेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है और कम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं तो Ge+4 Ze+4 Sn+4 Pb+4 ये होगा Ge+4 Sn+4 Pb+4। भाई +4 स्टेबिलिटी घट रही है, +4 स्टेबिलिटी घट रही है, तो Ge Sn Pb, क्लियर। यहां क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, Pb+2 ग्रेटर देन Sn+2 ग्रेटर देन Ge+2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। और अगर इन दोनों में कंपेयर करो तो क्या होगा, Ge+4 इज ग्रेटर देन Ge+2, ये इससे ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर है, और ऊपर वाले वो स्टेबल होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, और नीचे वाला वो स्टेबल होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है। तो Ge ऊपर है, तो Ge+4 ग्रेटर देन Ge+2, Sn+4 ग्रेटर देन Sn+2 और Pb+2 ग्रेटर देन Pb+2। है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? वैसे ही है जैसा बोरॉन फैमिली में था, वैसे ही कार्बन फैमिली में है, भाई भाई ये दोनों, ठीक है। तो कुछ जगह पर अलग है लेकिन काफी कुछ एज इट इज एक ही तरीके का फॉर्मेट बन रहा है, कुछ जगह पर अलग है। अब यहीं से 2-3 क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा तो मुझे लगता है आप लोग जवाब दे दोगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ये बताओ PbI4, PbBr4 एंड PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन बताओ, जल्दी बताओ, ये मैंने पहले ही बता रखा है। PbBr4 और PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अगर बोलूं तो आप क्या बोलोगे कि Pb+4 क्या किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, Pb+2 में, Pb+4 Pb+2 में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। अरे हाँ या ना, और ये अगर लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, इसमें कन्वर्ट होगा तो ये ऑक्सीडेशन का रिडक्शन कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे Pb+4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो कौन ज्यादा होता है, I-, फिर कौन सा होता है Br-, फिर कौन सा होता है Cl-, फिर कौन सा होता है, बता चुका हूं भाई। ये आपका रिडक्शन अच्छा करेगा और ये आपका ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा। तो आप कहोगे I-Br अच्छा ऑक्सीडेशन करते हैं और Pb+4 अच्छा रिडक्शन करता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि टूट जाता है। और टूट के किस में कन्वर्ट होता है, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं। PbI4 टूटेगा, किस में टूटेगा बच्चों, PbI2 प्लस, ये है कहानी, ये कन्वर्ट PbBr4 भी ऐसे जाएगा क्या? अच्छा 2 है, 4 कन्वर्ट, क्लियर हो गया? तो ये बात समझ में आ गई है, तो ये है कहानी। तो इस तरीके का कुछ हालात बिगड़ जाते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। अब 1-2 बातें और देखो, यहां पर एक शब्द और लेके आ रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी एटम कितने अदर एलिमेंट से कवर्ड हो रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है और इधर हमारा बी एलिमेंट है, ये बी है, तो बी ए को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस ए को कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने एलिमेंट या ग्रुप उस मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया? तो होता क्या है कि कार्बन का तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो तो 4 होता है, जो ऊपर होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। क्लियर है? लेकिन अदर का कितना होता है? अदर का 6 होता है, अदर का 6 होता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे पूरी कहानी समझ में आ गई। CCl4 बनेगा, SiCl4 बनेगा, CCl4 बनेगा, SiCl4 बनेगा, दोनों बनेंगे। CCl6-2 नहीं बनेगा, SiCl6-2 बनेगा। यह है बात। CCl6-2 नहीं बनेगा और SiCl6-2 बनेगा, बस यही बात है। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि SiCl6-2 क्यों बनेगा, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल है। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या है? d ऑर्बिटल है। कर लोगे ना? बताइए, जरूरत तो नहीं है भाई। सिलिकॉन में d ऑर्बिटल कैसे है, जरा सोच के देखो। सिलिकॉन नीचे आएगा, कार्बन कितना होता है? 1s2 2s2 2p2, यहां कितना हो जाएगा? 3s2 3p2। अरे हाँ है ना, ये तो होगा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, यही तो होगा, नहीं होगा? क्लियर? अब इस कंडीशन में क्या 3D होगा? बिल्कुल होगा। 3D होगा कि नहीं होगा? अब यहां से अगर बनाओगे, ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, तो D ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं है? D ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं है? तो S में 2 हो गए, P में 2 हो गए, इसको उठा के यहां ले आओ, तो एक ये बॉन्डिंग कर गया, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो ये यहां भी बना देगा। हो गया ना Cl6, Cl6 हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हुए? जो लिए वो -2, -2 वाले 2। तो इसीलिए इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन हो गई? यहां पर हो गई SiCl6 एग्जिस्ट होता है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल, और ये कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ये है कहानी। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भैया? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चलो बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ विथ H2, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, सिंपल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी। और जब भी इन एलिमेंटों की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करेंगे तो इनका जो जनरल फॉर्मूला, जो कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला होता है ना, हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वैसे ही होता है। मतलब वहां क्या होता है, अगर आप कार्बन की बात करो CN S2N+2, तो यहां क्या हो जाएगा EN S2N+2। समझ में आ गया? मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन से हाइड्रोकार्बन बनता है, कार्बन से हाइड्रोकार्बन बनता है, उस तरह से इनके बनता है। लेकिन कार्बन में क्या होता है? कार्बन में एक और होता है, एल्केन बनाता है, एल्कीन बनाता है, एल्काइन बनाता है, वेरिएबल है कार्बन का, इनका वेरिएबल नहीं होता।
मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ई में कार्बन को छोड़ दो, कार्बन जो होता है वो अलग अलग बनाता है। वो क्या बनाता है? एल्केन भी बना देता है, एल्कीन भी बना देता है और एल्काइन भी बना देता है। तो कार्बन थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है, लेकिन बाकी जो अदर एलिमेंट है कार्बन को छोड़ के वो सब यही फॉर्म बनाते हैं, CnH2n+2। अब इसमें देखो सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन का जो हाइड्रोकार्बन होता है यानी SiH4 जिसको बोलते हैं सिलेन, ठीक है, सिलेन। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम होता है, जर्मेन, ठीक है। Sn होता है स्टेटिन, Pb प्लम्बेन, ये नाम होते हैं, ठीक है, ये जनरल नाम होते हैं। तो कोई ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बस हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के ज्यादा हाइड्रोकार्बन होते हैं, बाकी एज इट इज होता है। चलो नेक्स्ट आगे, चलो बात करते हैं विथ एयर। अब याद करो लास्ट टाइम में मैंने एयर के बारे में कुछ बात बोली थी। मैंने एयर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन यहां पर ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ना ही नाइट्रोजन लिया जाएगा, यहां पर O2 ही लिया जाएगा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता भाई, कार्बन नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता, इनके एलिमेंट नाइट्राइड नहीं बनाते, तो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है भैया। तो एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन ले लो, तो आपको बता दूं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो दो फॉर्म बनाता है, सुन लो मेरी बात, एक बनाता है EO और एक बनाता है EO2, समझ लो, EO एंड EO2 दो फॉर्म बनाएगा। एक बनाएगा मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, और एक बनाएगा डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट जो पता चल गई, एक की +2 होगी, एक की +4 होगी। तो जब हम मोनोऑक्साइड बनाते हैं अपन, मोनोऑक्साइड में कौन सा बनाया? CO बनाया, SiO बनाया, ZeO बनाया, SNO बनाया, PbO बनाया, ये तो बनाओगे, समझ रहे? चल रहे साथ में। और यहां कौन सा बनाओगे? CO2, SiO2, ZeO2, SNO2 और PbO। तो अपन ने मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों बना दिया। मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड अपन ने दोनों बना दिए। अब सुनो काम की बात। सबसे पहले काम की बात भाई साहब ये है कि ये नहीं होता, SiO एग्जिस्ट नहीं करता। पहली काम की बात तो ये है कि SiO होता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, बट क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है कि विच इज नॉट एग्जिस्ट, SiO का टिक हुआ था, तो SiO मिलेगा नहीं आपको, है ना, बहुत कम मिलेगा, ठीक है, पहली बात तो ये। तो SiO नहीं होता, बाकी सब पाए जाते हैं, बाकी सब होता है। फिलहाल एक चीज, दूसरी चीज सब, अब दूसरी बात को समझते हैं। दूसरी बात, CO के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा कंपाउंड है CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान वर्धक बातें करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो भैया सबसे पहली बात तो ये होता है जहरीला। जहरीला कौन सा? वो वाला जहरीला, निपट गया तो निपट गया, है ना। कैसे होता है जहरीला? अगर आप पॉइजनस कहते हैं तो बायो में पढ़े होगे आप लोग, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbCO। हाँ बताओ क्या बना देता है? कार्बोक्सी, हाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
ठीक है, इसलिए ये पॉइजनस होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपने देखा होगा, अभी सर्दियां वर्दियां हुई थी, कुछ लोग अंगीठी जला के सो गए थे और पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया था, उठे ही नहीं, वो वही था, कार्बन मोनोऑक्साइड था। इसीलिए कभी भी अपन देखते हैं तो अंदर जब भी कभी आग लगी होती है, धुआं निकल रहा होता है, तो अपन क्या करते हैं, गेट खोल देते हैं। उसका कारण ही यही है, क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि टूटता नहीं है आसानी से, है ना, स्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए ये निपटा देता है मामले को। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया, ये कंडीशन। दूसरी बात है, इस देखो, एक तो ये जहरीला है और दूसरा उदासीन भी है। देखो कितना खतरनाक है, मतलब कितना सीधा है, न्यूट्रल है, ठीक है। एक तो जहरीला है, इंसान निपटा दे, और अपने आप क्या कह रहा है, हम न्यूट्रल हैं भैया, हम कुछ नहीं जानते, है ना, न्यूट्रल। तो सेकेंड इज द न्यूट्रल, तो CO इज द न्यूट्रल। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है, ये भी ध्यान रखना है, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है CO का। चौथी बात है, स्ट्रक्चर देखो, C ट्रिपल बॉन्ड O, ये प्लस ये माइनस, ट्रिपल बॉन्ड O प्लस माइनस होता है। CO डबल बॉन्ड नहीं बनाते अपन लोग, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल नहीं है यार, ऑक्टेट करना है ना, तो CO में ऑक्टेट नहीं होगा, तो CO में ऑक्टेट होने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। नहीं आया समझ में, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन, तभी तो इस पर 8 होंगे, तब इस पर 8 होंगे। एक कार्बन के बाहरी कोष में कितने होते हैं, 4, 4 बॉन्ड बनाएगा ना, ऑक्सीजन तो एक ही है, तो 2 ही तो बना सकता है उससे, तो 4 और 2 6 हो गए, तो 2 कहां से आएंगे, 2 कहां से लाएगा, तो 2 ऑक्सीजन देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देखा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, वहां निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसीलिए इसमें क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है। तो कभी CO से पूछ दिया जाए कि बताओ CO में क्या होता है, तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। और अगर मैं पूछूं कि यार यह जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp कैसे हो जाएगा, एक ही सिग्मा दिख रहा है, माइनस लगा है, समझ में आ रहा है कुछ, एक लोन पेयर भी है कार्बन पर, तभी तुमने देखा होगा कार्बन जो होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट होता है, और ये कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, दोनों तरफ से काम करता है, ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और कार्बन भी कर सकता है, यानी कि इसका मतलब दोनों तरफ लोन पेयर होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्बन अपने लोन पेयर यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक लोन पेयर हो गया 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऐसे। तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत जान गए कार्बन के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। एक कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है। अब थोड़ी सी बातें और समझ लीजिएगा, ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये लास्ट में जो 2 ऑक्साइड है, ये अपने आप की अलग ही कहानी है इनकी, SNO SNO2 PbO PbO2, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, फिर से नाम दे रहा हूं, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। समझ में आ गया, मतलब ये दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट करेंगे, दोनों SNO SNO2 PbO PbO2 एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ZeO CO2 SiO2 और ये सब एसिडिक होते हैं। ये देख लो, मतलब GeO CO2 SiO2 और GeO2 ये एसिडिक होते हैं, यानी कि बेस से रिएक्ट करेंगे। CO न्यूट्रल होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, SiO होता ही नहीं है। SNO SNO2
PbO PbO2 एम्फोटेरिक होते हैं। PbO PbO2 एम्फोटेरिक होते हैं। समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी नहीं है? चलो तो कुछ इसके बारे में भी देख लो, CO के बारे में देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूट्रल होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस है, ठीक है, पॉइजनस गैस है, इसके बारे में बता दिया। तो प्रिपरेशन कैसे होती है? कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है? लिमिटेड। लिमिटेड समझ रहे हो ना? सीमित मात्रा में। तो सीमित मात्रा में जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, पहली चीज। दूसरी बात है आपके पास में फॉर्मिक एसिड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देख चुके हैं। कंसंट्रेट H2SO4 है तो क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से H और OH निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बना? CO। और यही मेथड कौन सा होता है? लैब मेथड होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें इनको समझ लेना है, देख लो एक बार, रटना नहीं है, एक बार समझ लो इसको। C+H2O स्टीम के साथ में, वाटर स्टीम के साथ में करते हैं, CO+H2 बनता है। बच्चों ये CO+H2 इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं फॉर्मूला ऑफ द वाटर गैस या सिन गैस, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। CO+H2 वाटर गैस होते हैं, CO+H2 वाटर गैस होता है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। एक वाटर गैस होता है, एक प्रोड्यूसर गैस होता है, इन दोनों के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना। वाटर गैस होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन होती है, CO+N2 होता है। बनता कैसे? C+O2+N2 यानी एयर। और एयर में मैंने बताया था अभी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और किससे रिएक्ट नहीं करता? N2 से रिएक्ट नहीं करता, O2 से रिएक्ट करता है। तो C+O2+N2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, CO+N2 यानी कि प्रोड्यूसर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा इसका, ये बाकी तो नेचर मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट समझ रहे हो? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? ये सामने वाले का क्या करने का? रिडक्शन। सामने वाले का अपना क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। सामने वाले का रिडक्शन। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो यहाँ किस में जाएगा? +4। और यहाँ जिंक की कितनी है? +2, तो यहाँ किस में जाएगा? 0। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अरे हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ गई? पीबी के लिए ले लो, यहाँ पर बताओ Fe के लिए लो। Fe के लिए यहाँ बच्चों कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। यहाँ कितना हो गया? 0। यहाँ कितना हो गया? +2। यहाँ कितना हो गया? +2। तो कहीं पर भी CO के साथ रिएक्शन देख लोगे तो क्या कंडीशन होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये कंडीशन। तो CO के बारे में इतनी बातें आपको पता हो जाए, बहुत है, सफिशियंट है, इतना ही आपके लिए। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, एसिडिक, रंगहीन, गंधहीन, अम्लीय है। ऑक्सीजन की सप्लाई, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे, यहां पर ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए। वहां पर कैसा था बेटा? लिमिटेड सप्लाई था। यहां पर ऑक्सीजन एक्सेस होना चाहिए। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, CO2 बन गया। अब थोड़ी सी रिएक्शन देख लो, देखो CaCO3 की रिएक्शन HCl से करते हैं, CaCl2 H2O और CO2 बनता है। क्या कहा? कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसकी HCl से रिएक्शन करो, CaCl2 H2O CO2। देखो ये H2O CO2 बेसिकली पता है कहां से बना है? यहां बनेगा H2CO3, H2CO3 है ना। H2CO3 जब भी थोड़ा सा टेम्परेचर लेता है, अरे H2CO3 जानते हो ना आप लोग, H2CO3 थोड़ा सा टेम्परेचर लेता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें टूट जाता है? H2O+CO2। समझ में आ गया? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट कर दो, किसमें जाएगा? Ca और CO2। सिंपल। तो CO2 की प्रिपरेशन तो बहुत सी है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर दो तब भी CO2 मिल जाएगा। तो CO2 की तो खूब प्रिपरेशन है ना। अब CO2 के बारे में एक दो बातें समझ लो। देखो CO2 दो टाइप में होता है, या तो सॉलिड में होता है या गैस में होता है। गैस में तो आप जनरली जानते ही है, मिलता है, लेकिन अगर उसको बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर तक लेके जाया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन पर वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे सीधे सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर लिक्विड लिक्विड का चक्कर नहीं होता, मतलब सॉलिड से सीधे गैस जाएगा और गैस से सीधे सॉलिड में आएगा।
समझ में आ गया? बीच में लिक्विड नहीं है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड बना दो तुम लोग बीच में। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड मिल जाए तो फिर तो मजे ही हो गए, आइस मिल जाए तो क्या हो गया, मजे हो गए, है ना? ले आओ उसको, गर्म कर दिया, लिक्विड पी लेना फिर। सॉलिड CO2 जो होता है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? ड्राई आइस सबसे कॉमन नेम है इसका, सूखी बर्फ, सूखी बर्फ आर्टिफिशियल होती है ना, आर्टिफिशियल बर्फ देखिए, देखिए शादी ब्याह में नहीं देखिए, मतलब खाने पे ही फोकस होता है शादी ब्याह में, इसके अलावा किसी और चीज पे फोकस नहीं होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, अच्छा होता है बेटा, वो तुम्हारे लायक नहीं जहां होता है, तुम खाने पे ही फोकस रखो। ड्राई आइस, ड्राई आइस, ड्राई कोल्ड और कार्ड आइस, उस पर मत वो ले गया जो लेने वाला था, है ना? उस पर तुम फोकस मत रखो, अपने भरोसा रखो, है ना? इधर देखो, तो ये नाम है, ये नाम है, क्लियर? दूसरी बात है, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H2CO3 बना देता है, सिंपल सी बात है, इसको हीट करोगे तो ये बन जाए। अब H2CO3 को वाटर में डालो तो ये बफर सोल्यूशन बनाता है बच्चों, ये बफर सोल्यूशन, यानी H2CO3 प्लस वाटर, H3O प्लस प्लस HCO3 माइनस, ये बफर सोल्यूशन बनाता है। ये देखो क्या है, ये एसिड है H2CO3, ये कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं है? सॉल्ट जिसको बोलते है कि नहीं है? तो ये बफर सोल्यूशन बनाता है, यानी किसके किसके बीच में बफर सोल्यूशन है? H2CO3 और HCO3 माइनस के बीच में बफर सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऑक्साइड की बातें मैंने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं विथ हैलोजन। अगले पॉइंट पर डिस्कस करें जल्दी से, विथ हैलोजन। देखो हैलोजन की बात जब हम लोग यहां करते हैं तो कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है हैलोजन में, क्वेश्चन आ चुका है, उसी पर अपन डिस्कस करते हैं। देखो हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो दो टाइप की कंडीशन बनती है, एक बनता है EX2 और एक बनता है EX4, डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड। डाइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड दो फॉर्म बनते हैं, डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड। अब डाइहैलाइड में अगर बात करें तो डाइहैलाइड में कार्बन और सिलिकॉन को हटा दो, मतलब कार्बन और सिलिकॉन डाइहैलाइड नहीं बनाते, क्यों? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना, अरे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भाई, तो कौन बनाएगा? उसके नीचे आ जाओ, कार्बन सिलिकॉन, फिर कौन बनाएगा? जर्मेनियम, GeX2, फिर उसके बाद SnX2 और PbX। आ गया? क्लियर है? और इधर चारों बना, इधर सभी बना देंगे, तो CH4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, SnX4, तो डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड बच्चों ये दोनों बना देते हैं, बस कार्बन सिलिकॉन जो होता है ये नहीं बनाता। अब सुनो यहां पर एक दो बातें समझ लेते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझ लो। यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक बात मुझे बताओ, ऊपर से नीचे की ओर मैं चलूंगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा? आयनिक गुण बढ़ेगा घटेगा? पहले ये बताओ दो, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे आयनिक गुण बढ़ेगा घटेगा? आयनिक गुण का लफड़ा क्या है बताओ, आयनिक गुण क्या होता है, कैसे देखते हैं आयनिक गुण? आयनिक कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, जो पॉजिटिव है वो कैसा चाहिए? बड़ा, और निगेटिव कैसा चाहिए? छोटा। तो ऊपर से नीचे की ओर पॉजिटिव बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे की ओर
बोलो रे क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो आयनिक कैरेक्टर हमारा बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सहसंयोजक गुण घटेगा। सीधी सी बात, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। बोलो समझ गए बात को, समझ गए बात को? क्लियर है? आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसमें भी कंडीशन होगी, साइज बढ़ रहा है ना, यहां +2 है, यहां +2 है, यहां +2 है, आयनिक कैरेक्टर बताओ बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, और इधर इधर बताओ क्या होगा, चलो इधर इधर बता दो। Pb+2 और Pb+4 है, मान लेता हूं, ऐसे समझ लो, तो साइज किसका छोटा होगा, Pb+4 का। बोलो, साइज इसका छोटा हो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना साइज छोटा होता है, तो साइज इसका छोटा होगा, तो साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। आगे ना बात समझ में? तो इधर से इधर आयनिक कैरेक्टर कम होगा, ऊपर से नीचे की ओर आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आगे बात समझ, नोट करो जल्दी से। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इसमें एक दो बातें जरा समझ लो, एक चीज समझ लो, एक चीज, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं, यहां पर एक चीज देखो, एक चीज समझो, ये एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दे रहा हूं मैं, यहां पर SiCl6 लिखा है मैंने, यहां पर मैं X लिख दे रहा हूं, X, थोड़ा सा सही करेक्ट कर लो वहां पर, इसका लिखने का रीजन बता दे रहा हूं मैं, क्यों मैंने ऐसा लिखा है, X लिख दो या F लिख दो, यहां पर एक फैक्ट देने जा रहा हूं। फैक्ट ये है कि SiF6-2 एग्जिस्ट करता है, बट SiCl6-2 नॉट एग्जिस्ट। वो एक्चुअली मैंने वहां कॉन्सेप्ट दिया था आपको, है ना, लेकिन फैक्ट मैं यहां दे रहा हूं कि अगर कहीं पर ये स्टेटमेंट आ जाए तो स्टेटमेंट में ये ध्यान रखना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, और क्यों नहीं करता, क्योंकि Cl का साइज बड़ा है, Cl का साइज बड़ा है, ठीक है, Cl का साइज बड़ा है, ठीक है, Cl का साइज बड़ा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, समझ रहे हो ना, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, त्रिविम बाधा लगेगी, जिसके कारण से ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और फिर ये समझ लो, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे साइज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इसकी एग्जिस्टेंस नहीं, कम होती जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को दिमाग में रखना है। उसी तरीके से दो बातें, एक और ध्यान रख लो, एक और फैक्ट बता रहा हूं, PbF4 और SnF4 ये दो एक्सेप्शन है, PbF4 और SnF4 है, ये एक्सेप्शन है, और ये जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड है। देखो, अभी इससे पहले मैं कोवेलेंट सिखा रहा था आपको, मैंने ये जरूर बोला है कि कोवेलेंट है, ये नीचे वाला जो होगा ये परफेक्टली आयनिक होगा, और इसमें भी कौन सा अच्छा आयनिक होगा, देखो यहां देखो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो PbX4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक, और आयनिक के लिए मैंने कहा कैटायन का साइज बड़ा और एनायन का साइज छोटा, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को ले लो, तो PbF4 आयनिक हो गया, लेकिन अगर PbCl4 ले लोगे, PbBr4 ले लोगे, ठीक है, और PbI4 ले लोगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये कोवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि साइज आयन का ज्यादा है। वो अलग बात है, ये मैंने कहा ये एग्जिस्ट नहीं करते, कम स्टेबल होते हैं। लेकिन फ्लोरीन जो होगा, फ्लोराइड, फ्लोरीन आकार छोटा हो गया,
तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये प्योरली आयनिक होते हैं, प्योरली आयनिक होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं इन फैक्ट पे। क्लियर है? जल्दी नोट करें। अब चलो इसी पे एक बात और डिस्कस कर ले रहा हूं, जल्दी नोट करें भाई, स्पीड अप हो। अब एक फैक्टर और नोट कर लेता हूं। देखो फैक्टर यह है कि CCl4 की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती, बात नहीं, बात ना करें, ये बड़ा अच्छा फैक्टर है। CCl4 वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन SiCl4 जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने पर SiOH का होल 4 देता है प्लस HCl देता है, मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में कि CCl4 की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, SiCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। क्वेश्चन समझ में आ गया? CCl4 की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, CCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, सॉरी, SiCl4 की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। क्यों? तो देखो बच्चों, मैं बताता हूं आपको, इस बात को समझो, इस बात को रीजन से देखेंगे। देखो SiCl4 की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है वो देखो आप। ये Si हो गया, सब लोग समझ लें, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, ठीक है, समझो इधर। अब आपने क्या किया, वाटर यूज किया। वाटर क्या होता है? ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये कंडीशन है, ये लोन पेयर है। तो सिलिकॉन में आपको पता है, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। अरे बताया था, नहीं बताया था? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। और जब ये इसको ले लेता है तो ये Si हो गया, यहां Cl हो गया, यहां Cl हो गया, यहां OH, यहां Cl हो गया, क्लियर? ये Cl हो गया, यहां Cl हो गया, और ये इसके साथ में आ गए। अब देखना बात को कि यहां से H और यहां से Cl निकल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन आसानी से ले लेगा। तो यहां से Cl HCl निकल गया, HCl निकल गया, तो आप देखो यहां पर Cl हो गया, यहां पर Si हो गया, यहां OH हो गया, यहां Cl हो गया, यहां Cl हो गया। फिर से रिएक्शन करोगे, आप समझ गए होगे आप, अगला वाला Cl निकल जाएगा, इस साइड से निकल जाएगा, फिर इस साइड से निकलेगा, फिर इस साइड से निकलेगा। तो फाइनली क्या होगा, इस जगह पर SiOH ये निकल गया। आगे समझ में? ये होता है। तो यहां पर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो, लेकिन कार्बन में क्यों नहीं होता? कार्बन में वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, कार्बन में डी ऑर्बिटल रिक्त नहीं है, वैकेंट नहीं है, इसलिए नहीं होता। अब समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है कि CCl4 की हाइड्रोलिसिस होती है, नहीं होती, सॉरी, CCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है और बाकी की हो जाती है। तो जहां जहां वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वहां पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, जहां जहां वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वहां पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। समझ गए बात को? ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटी सी बात थी, इसको ध्यान रखना है। चलो पीछे एक और बात मैं ऐड कर दे रहा हूं, थोड़ा पीछे चल रहा हूं, ऑक्सीजन की तरफ चल रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट और देखो, यहां ऊपर से नीचे की ओर चल रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, ऊपर से नीचे की ओर भी बात कर लेता हूं। मेटेलिक नेचर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है घट रहा है, ये बता दो मुझे। ऊपर से नीचे की ओर चले, मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है,
तो एसिडिक नेचर घट रहा है, बिल्कुल सही बात है, एसिडिक नेचर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि मेटेलिक बेसिक नेचर बढ़ता है। समझ में आ गया? और इधर से इधर चलो, अगर इधर से इधर की बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है? इसका +2 है, इसका कितना हो गया बच्चों? +4। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा अच्छा एसिडिक, इसका मतलब इधर भी एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ना? तो ये बात थोड़ी सी वहां पर ऐड कर लो, बात थोड़ी सी ऐड कर लो उस जगह पे। ठीक है? अच्छा एक और बात बताओ बड़े कमाल की, एक और बात बताता हूं, SiO2 के बारे में थोड़ा सा नोट कर लो। SiO2 के बारे में थोड़ा सा नोट कर लो। SiO2 दो रूप में होता है, एक तो होता है क्वार्ट्ज, एक होता है सिलिका, है ना? आगे आएंगे, अभी इसके बारे में आएंगे, नोट कर लो यहां पर। SiO2 दो होता है, SiO2 दो फॉर्म में होता है, SiO2 दो फॉर्म में होता है, एक ही लिख दे रहा हूं मैं। एक होता है क्वार्ट्ज, ठीक है, और एक होता है सिलिका। बच्चों क्वार्ट्ज जो होता है ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और सिलिका जो होता है ये होता है एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में जानते होगे। क्रिस्टलाइन का मतलब जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, और एमॉर्फस मतलब जिसका स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है, परफेक्ट नहीं होता। समझ गए बात को? तो क्रिस्टलाइन और तो ये बात है, बाकी सिलिकॉन के बारे में अभी आगे हम बताएंगे। चलो दो चार बातें और। क्या? क्वार्ट लिखो, क्वार्ट्ज लिखो, क्वार्ट्ज जो होता है वो अक्रिस्टलीय होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होता है और वो एमॉर्फस होता है। देखो कुछ फैक्ट्स और समझ लो, जैसे कि वाटर के साथ रिएक्शन किसकी होती है किसकी नहीं होती है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास में आता है, थोड़ा सा जान लें। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, वाटर के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती। देखो यार वाटर के साथ केवल और केवल एसएन जो होता है वो रिएक्ट करता है, ऐसे समझ लो। बेटा गांव भेज दूंगा दोबारा, बता रहा हूं मैं तुझे। एसएन के साथ केवल वाटर रिएक्ट करता है, समझ में आ रहा है? एसएन के साथ, ना कार्बन ना सिलिकॉन ना जर्मेनियम इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। पीबी के साथ भी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन पीबी के साथ नहीं रिएक्शन होने का रीजन क्या है? ये बनाता है PbO2 जो कि होता है प्रोटेक्टिव लेयर, समझ में आ गया? प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो PbO2 जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कुछ देर तक रिएक्शन होगी, उसके बाद में क्या करेगा? प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, उसके ऊपर एक लेयर की फॉर्म में जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप चाहे कुछ भी करते रहो, कुछ भी पानी डालते रहो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे समझ में क्लियर हो गया? तो ये एक छोटा सा पॉइंट है वाटर के लिए। चलो आगे बात करते हैं एसिड के लिए। आ जाओ एसिड के लिए। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम फिर एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड से रिएक्ट नहीं करता। एसएन जो है वो रिएक्ट करता है। देखो एसएन जो है डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, टिन नाइट्रेट बना देता है, SnNO3 का O2 बनाता है। एसएन रिएक्ट करता है, बाकी ऊपर वाले तीन नहीं करते। पीबी क्या करता है? डाइल्यूट HCl डाइल्यूट HNO3, ध्यान दो, PbCl2 बनाएगा, नाइट्रेट बना देगा। मतलब पीबी डाइल्यूट HCl डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि यहां पर PbCl2 बनाता है और ये लेयर के फॉर्म में होता है। डाइल्यूट में तो PbCl2 लेयर बनाता है, पानी से थोड़ा बहुत हटता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी रिएक्शन होती रहती है। लेकिन कंसंट्रेट में तो पानी वैसे भी कम होता है, तो PbCl2 यहां से रिमूव नहीं हो पाता, तो ये रिएक्शन कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर रिएक्शन नहीं होती। अगला है बेस के साथ, कार्बन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिलिकॉन करता है, NaOH,
ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, Na2SiO4 बनाता है, सोडियम सिलिकेट, ठीक है, Na4SiO4 सॉरी Na4SiO4 सोडियम सिलिकेट बनाता है। क्लियर है? यानी कि यहां पर एक कह सकते हैं SiO4-4। इसके बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे सिलिकेट में, नेक्स्ट क्लास में कि सिलिकेट होते क्या, सिलिकॉन और सिलिकेट के बारे में समझेंगे। तो यहां पर आपका SiO4-4 बनता है, ये हमारा सिलिकेट बनता है। जबकि Sn और PbNaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये Na2SnOH का होल 4 या Na2PbOH का होल 4 बनता है, ये NaOH। तो एक कुछ रिएक्शंस मैंने आपको दिए हैं, जनरल सी रिएक्शन है कि NaOH के साथ कौन रिएक्शन करता है, मतलब बेस के साथ कौन रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन कौन करता है, वाटर के साथ। वाटर वाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वाटर वाली इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाटर कैन नॉट रिएक्ट विद 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाटर के साथ, केवल टिन को छोड़ के वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता। समझ में आ गई बात? इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आज यहीं पर, बाकी फिर मुलाकात होगी कल।